जिनको देखना होगा अपना देख लिया करें। पचास क्वेश्चन तक हो गया था, 51 नंबर से देखेंगे। चलिए, जिनका टीचिंग एप्टीट्यूड है एचएम के लिए बैठेंगे, जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा उनके लिए ये क्लास है। बाकी लोग जो है उनके लिए क्लास नहीं है ये, जो कि आपके एग्ज़ाम में ये टीचिंग एप्टीट्यूड एचएम हेड मास्टर या जो प्रधान शिक्षक के लिए बैठ रहे हैं, हेड टीचर या हेड मास्टर, ठीक है, तो उसमें ये पूछा जाएगा, हेड टीचर और हेड मास्टर में, ठीक है। बाकी जगह ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिनका ये सिलेबस में वही देखें, ठीक है। अभी चूँकि कम टाइम है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया था। 51, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकता है? कॉलेज के जो शिक्षक होते हैं वो वास्तव में छात्रों के लिए सहायक कब हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 51। अब देखिए, कक्षा में श्रुति लेख करवाएं, श्रुत लेखन करवाएं, वह अपने मूल्यांकन में निष्पक्ष रहे, छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करे और कक्षा में पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो वास्तव में छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा सहायक क्या होगा कॉलेज की पढ़ाई में? तो छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए जब प्रोत्साहित करता है कोई भी शिक्षक, तो छात्रों के लिए वह उसके लर्निंग में बहुत सहायक होता है। जब छात्र क्वेश्चन पूछेंगे टीचर से तो निश्चित रूप से संवाद होगा दोनों के बीच में और बेहतर लर्निंग होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम कौन सा है? जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम क्या है? विद्यार्थियों की उपलब्धियों में वृद्धि, विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि, 100% परिणाम, विद्यार्थी किसी विषय को ज़्यादा अधिमान दे। देखिए, सबसे ज़्यादा वांछित परिणाम क्या हो सकता है, आप लोग खुद भी बता सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा वांछित जो परिणाम होता है उस शिक्षा में कि विद्यार्थी का जो सोच का स्तर है, जो उसका थिंकिंग कैपेसिटी है, जो थिंकिंग का लेवल है, वो अप हो जाता है। तो वांछित परिणाम यही है कि उस शिक्षा के अध्यापन में जो है विद्यार्थियों का जो सोच का जो स्वतंत्र जो सोच का स्तर है उसमें वृद्धि होती है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बस आप लोग सुनिएगा अच्छे से, बस उसी में आपका काम बन जाएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके। पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती है यदि समान सारांश प्रदान कर सके, पाठ सामग्री दिष्ट दर्शक हो, माध्यम हिंदी हो, यदि पाठ सामग्री को अच्छी छाप के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। तो देखिए, सब इसमें आपको सही लगेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पुस्तकें कब हो सकती है संचार का, कम्युनिकेशन का? तो समान सारांश प्रदान करे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पाठ सामग्री का अगर दृष्टांत दर्शक यानी जो पाठ सामग्री है उसका जो परिणाम हो वो बेहतर दिखे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सबसे शक्तिशाली स्रोत होगी। यानी पाठ सामग्री का जो दृष्टांत है, दर्शक है, इलस्ट्रेटिव हो, यानी दूरदर्शी हो उसका सामग्री, और बच्चे जो पढ़ें, जो छात्र पढ़े, उसके जो नॉलेज में वृद्धि हो, उसके संज्ञान में वृद्धि हो, संज्ञानात्मक विकास हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किताब तभी संचार का शक्तिशाली स्रोत होगा जब पाठ सामग्री का जो
सिलेबस हो वो दृष्टांत दर्शक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण को सबसे सही प्रकार से प्रतिबिंबित करता है? कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण, जब आप क्लास में पढ़ाते हैं तो प्रभावकारी शिक्षण को सबसे ज़्यादा कब प्रतिबिंबित होता है कि आप अच्छे पढ़ा रहे हैं, आप बेहतर टीचर हैं? ठीक है, तो छात्रों की उपस्थिति, विशेष सम्मान, छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न, कक्षा में पूर्ण रूप से शांति होना। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावी परिणाम तब होगा जब छात्र आपसे सार्थक प्रश्न पूछेंगे। देखिए, छात्र तभी प्रश्न पूछते हैं जब उनको समझ में आता है, नहीं तो वो चुपचाप बैठे रहेंगे। और प्रश्न पूछने में भी जब सार्थक प्रश्न पूछेंगे तब आप समझ जाइए कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो प्रभावी शिक्षण है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? आखिर क्लास में जो शिक्षण करवाया जाता है, टीचिंग करवाया जाता है, उसका मेन जो है उद्देश्य क्या है? जानकारी देना, जिज्ञासु मन को विकसित करना, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, छात्रों की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में सहायता कर। देखिए, आपको लगेगा सब सही जवाब है, लेकिन इसमें से आपको एक सबसे बेहतर आंसर इसमें ढूंढना है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है क्लास एजुकेशन का, शिक्षण का, कि जो बच्चे का जिज्ञासु मन है उसको विकसित किया जाए। जो बच्चे पढ़ने के प्रति उनके अंदर ललक बढ़े, किसी चीज़ को जानने के प्रति उनके अंदर ललक बढ़े। ठीक है, तो मेन जो है कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि आपका जो स्टूडेंट होगा उसके अंदर सीखने की जिज्ञासा बढ़ेगा। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कक्षा शिक्षण के लिए होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सबसे, अपने आप जब आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो एक ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा सटीक लगेगा। छात्र उन शिक्षकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं जो कि कक्षा में सबसे अधिक श्रुत लेख करवाए? बिल्कुल नहीं। ज़्यादा आप लिखवाइएगा बोल बोल के, टीचर अगर ऐसा करते हैं तो बच्चे बोर हो जाते हैं। परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची दे दीजिए, ये तो बहुत गलत काम है अगर आप इम्पोर्टेंट नॉन इम्पोर्टेंट करके देते हैं। विषयों से संबंधित छात्रों की समस्याओं का समाधान करें, ये ज़्यादा सही होने की संभावना है। जो स्वयं को अनुशासन में रखे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्वयं को अनुशासन में रखिएगा तो आपका स्टूडेंट पसंद करेगा। हाँ, सबसे ज़्यादा जब विषयों से संबंधित छात्रों की समस्या का जब आप समाधान करेंगे तो छात्र आपको ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। विषयों से संबंधित छात्रों की समस्याओं का समाधान करें। ठीक है, तो जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, ऑलरेडी सारे पार्ट वाइज कराए जा रहे हैं ऐप के माध्यम से। कंटेंट में सारे वीडियो पड़े हैं सीरीज वाइज, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाएंगे, तो इन तरह के क्वेश्चनों पे ही फोकस करें। निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देना, परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, आपको सब सही लगेगा। छात्रों को रोजगार संबंधी सहायता प्रदान करना, छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना। तो आप ये सबसे ज़्यादा जो है थिंकिंग कैपेसिटी जो होता है उसको जब आप बढ़ा देते हैं तो मेन जो है आपका उद्देश्य पूरा हो जाता है। यानी सबसे ज़्यादा उपयुक्त आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना मेन उद्देश्य होता है शिक्षण का। तो सारे ऑप्शन लगेंगे आपको सही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा वो आपको वहाँ पे कलर करने हैं। चलिए, उस शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है?
आप लोग हायर एजुकेशन आप खुद कर रखे हैं तो आपको पता होगा। छात्रों की जानकारी प्रदान करना, केवल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, ये तो गलत है। छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना, ये भी सही हो सकता है। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, ये भी सही हो सकता है। ठीक है, तो 1, 3, 4 देखिए कहीं ऑप्शन दे रहा है, 1, 3, 4 कहीं ऑप्शन दे रहा है, तो बिल्कुल वही सही होगा। ठीक है, तो एक जो है केवल परीक्षा के लिए तैयार करना, तो केवल जहाँ रहे वो गलत ही होता है, जान लीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है कि कक्षा में छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। ये सही है कुछ हद तक। उसे कक्षा में हस्तक्षेप ना करना पड़े, ये गलत। छात्रों के बीच प्रतियोगिता हो, ये थोड़ा बहुत के लिए सही है। स्थिति के मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे उपयुक्त लग रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त लगेगा उसको हम लोग टिक करेंगे। तो कम उपयुक्त है तो उसमें छोटा टिक लगाइएगा, जो ज़्यादा उपयुक्त है ना तो एग्जाम में भी बनाते वक्त थोड़ा बड़ा टिक लगाइएगा, तो उससे आपको बड़ा टिक वाले को ही आंसर मारना है। ठीक है, याद रखना है, इस तरीक़ा से आप सही जाएंगे और अच्छे से टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं कितना भी पढ़ा लूँ आपको, जब तक आपका सोच विकसित नहीं होगा, थिंकिंग कैपेसिटी, तब तक आप इस तरह के क्वेश्चन को सही नहीं बना पाएंगे। और ये रटने से आपका नहीं होगा, जान लीजिए। ये आपका जो पहले से जो नॉलेज विकसित हो चुका है शिक्षक के प्रति, टीचर के लिए, जो आप अभी तक बीएड किए हैं या जो भी आप टीचर का एजुकेशन ले रखे हैं टीचिंग का, तो वो यहाँ पे आपका कितना आप पढ़े हैं कि केवल सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसमें कोई टीचर आपको कुछ नहीं कर सकता है। आपके अंदर जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक यहाँ पे आप सही नहीं बना पाएंगे। एक नए शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य अपनी प्राथमिकताएं स्थापित करना होता है। प्रायः वह निम्नलिखित में से किससे अपनी कक्षा का आरंभ करना चाहेगा? कक्षा में अनुशासन लागू करके, थोड़ा बहुत सही हो सकता है। छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके, ये भी सही है। छात्रों के साथ मजाक करके, ये तो बिल्कुल गलत है। अपनी योग्यता और व्यक्तित्व के बारे में छात्रों को अवगत करवा कर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये केवल योग्यता बता दिए, व्यक्तित्व बता दिए, उससे क्या हो जाए, उससे जो है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उपयुक्त आंसर है, आप क्लास के बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में तालमेल स्थापित कीजिए और फिर क्लास स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे कठिन कार्य अपनी प्राथमिकताएं स्थापित करना होता है और प्रायः वह बच्चों के साथ तालमेल स्थापित करके कक्षा को आरंभ करते हैं। यानी बच्चे से अपने बारे में ये सब तालमेल बैठाना, बच्चे को शांत कर देना, बच्चे को जो है पढ़ने के लिए उत्सुक कर देना और फिर पढ़ाना शुरू कर देना है। तो ये सबसे यहाँ पे उपयुक्त आंसर है, छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार की कार्यशैली को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है? एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार की कार्यशैली को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है? ऑप्शन आराम से पढ़िए। एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना, ये भी सही हद तक। अपनी आधिकारिक प्रभुत्व स्थापित करके, ये गलत है, प्रभुत्व आपको स्थापित नहीं करना है। छात्रों को अपने ज्ञान से प्रभावित, ये भी कुछ हद तक सही है। सख्त नियम, ये भी गलत है। अब देखिए दो यहाँ पे आपको थोड़ा सही बुझा रहा है। अब इसमें सबसे ज़्यादा सही क्या होगा? कार्यशैली, कौन सा कार्यशैली अपना करके जो है छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है कोई भी टीचर? तो यहाँ पर जो है एक मार्गदर्शक के रूप में अगर आप भूमिका निभाते हैं और बच्चों के सहायता के लिए इच्छुक रहते हैं तो आपकी घनिष्ठता निश्चित रूप से स्थापित हो जाएगी। ठीक है, केवल ज्ञान से प्रभावित करके भी आप छात्र के बीच में घनिष्ठता
जो है नहीं ला पाएंगे खुद से। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। शिक्षण कितना गुणवत्तापूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी जांच आप कैसे कर सकते हैं, आकलन कैसे कर सकते हैं। वार्षिक परीक्षा परिणाम कुछ हद तक, छात्रों की उपस्थिति कुछ हद तक। ठीक है, कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच, ये भी सही हो सकता है। कक्षा में छात्रों की चुप्पी, ये तो गलत, कक्षा में छात्र चुप है, ये तो आपका। अब ये तीन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा आपको उपयुक्त आंसर की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए वार्षिक परीक्षा परिणाम केवल से आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं काउंट कर सकते हैं। ठीक है, छात्रों की उपस्थिति, इससे भी केवल आपका जो है गुणवत्ता आकलन नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि छात्र पारस्परिक विचार विमर्श जब आप छात्रों के बीच में करेंगे किसी टॉपिक को लेकर के, और उसमें जब आपको गुणवत्ता बेहतर दिखाई देगा, तो आप समझ जाएंगे कि आपने जो उसको सिखाया है वह बेहतर सिखाया है। ठीक है, तो ये है सबसे उपयुक्त यहाँ पे कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता जांच करके आप शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम लर्निंग के मार्गदर्शन में शिक्षक की भूमिका का न्यूनतम महत्वपूर्ण पहल क्या है। शब्द में न्यूनतम महत्वपूर्ण, इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण पहलू पूछ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण नहीं पूछ रहा है। भूमिका का न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू क्या है, न्यूनतम, सबसे कम, छोटा टिक वाला आंसर होगा। निजी जीवन में आने वाले बाधाओं को नियंत्रित करने की अंतर्दृष्टि का विकास करना। निजी जीवन में आने वाले, ये न्यूनतम ही है। ठीक है, विद्यार्थी के लिए समुचित प्रदर्शन को दर्शाने वाले घटकों को निर्धारित करना, ये थोड़ा बढ़ा जाएगा। प्रोत्साहन और नैतिक समर्थन का प्रावधान करना। ठीक है, प्रोत्साहन और नैतिक समर्थन का प्रावधान करना, ये भी सही है। सतत नैदानिक उपचारात्मक सहायता, ये तो बहुत बड़ा सही है। ठीक है, तो मार्गदर्शन में शिक्षक की भूमिका का न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू, तो इसमें देखिए सबसे छोटा टिक हमने कहाँ लगाया, यहाँ लगा दिया। यानी निजी जीवन तो उसमें ऐड ही नहीं होना चाहिए। शिक्षण या शिक्षक की भूमिका लर्निंग में निजी जीवन से आपको, आप कितना भी निजी जीवन में परेशान हैं, ठीक है, उस या कि कोई भी विद्यार्थी है उस अपने निजी जीवन में परेशान है, तो उसके बाधाओं को नियंत्रित करने की अंतर्दृष्टि का विकास करना आपका मेन काम नहीं है। ठीक है, ये न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू है, आप कर सकते हैं, लेकिन उतना महत्वपूर्ण पहलू नहीं है कि उसके निजी जीवन में जो बाधाएं आती है उसको जो है उसका विकास, उसको कैसे दूर किया जाए उसको बतावें। ठीक है, तो ये सबसे कम महत्वपूर्ण पहलू है लर्निंग में, सिखाने की प्रक्रिया में। ठीक है, निम्नलिखित में से उस शिक्षा में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए। उस शिक्षा में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए। छात्रों को जानकारी प्रदान करना, ये तो सही है, नहीं वाला पूछ रहा है। छात्रों में स्वयं सीखने की प्रवृत्ति, ये भी सही है। छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, छात्रों के निजी समस्या हल करने में उनकी मदद करना, ये आपका भूमिका उस शिक्षा में नहीं होना चाहिए कि उसका निजी मामले को आप जो है हल कर रहे हैं, ये आपका काम नहीं है। उसके लिए बहुत सारे लोग हैं, उसके परिवार के सदस्य हैं, या डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट होते हैं, या जो भी समस्या है अपना वो निदान करेगा। उसमें आपकी मुख्य भूमिका नहीं होनी चाहिए कि आप उसके समस्या पारिवारिक मामला को हल कर रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित गतिविधियों को कक्षा संचार के तार्किक क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो कक्षा संचार होगा, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कीजिएगा, तो कैसे कीजिएगा। आपके पास सारे जो है ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है,
किए हुए कार्य का विश्लेषण। पहले तो आपको कोई भी चीज़ करते हैं तो आप क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। क्या करते हैं, योजना, कि आपकी क्या योजनाएं हैं, और फिर उससे रिलेटेड तैयारी करते हैं, योजनाओं से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आपका 2 वाला हो जाएगा। अब 2 वाला कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी। 2 के बाद क्या हो जाएगा, सामग्री प्रस्तुत कीजिएगा, योजना बनाइएगा, फिर सामग्री लाइएगा उसके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, किए हुए कार्य जो कीजिएगा कार्य उसका विश्लेषण कीजिएगा, फिर जो कमी रहेगा लास्ट में उसको क्या कीजिएगा, सुधार और संशोधन कीजिएगा। तो सबसे लास्ट में 4, तो बिल्कुल सही है ये ऑप्शन 2, 3, 1, 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप लोग खुद भी बनाने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, और बड़ा ही रोचक चीज़ है ये सब। और जब आप परीक्षा में बैठिएगा तो इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अगर सच बोला जाए तो पूरा आपके नॉलेज और मनोविज्ञान जो होता है ना, साइकोलॉजी बेस्ड, या पहले से जो आप पहले से अध्ययन कर रखे हैं उसी पे आधारित होता है। मैं आपको अभी कितना भी पढ़ा लूँ, ठीक है, हाँ ये बात होगा कि आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आप फिर सही से सोच पाएंगे, ये बस होगा। लेकिन मेन रूप से डिपेंडेंट होगा आपका जो क्वेश्चन आंसर, वो आपके पहले से कितना समझ विकसित कर रखे, ठीक है। क्योंकि ये सब 1 महीना या 10 दिन में समझ विकसित नहीं होता है। इसके लिए आप कोर्स किए हैं, बीएड किए हैं, पहले से एस्टेट का एग्ज़ाम दे रखे होंगे, परीक्षा पास किए होंगे, टीचर बने होंगे, 8 साल से जॉब कर रहे होंगे, 8 साल 12 साल से, तब जा कर के आपको हेड टीचर या हेड मास्टर बनने का मौका मिला है। तो उम्मीद करते हैं ये सब तरह की ज्ञान आपके पास ऑलरेडी है। बस थोड़ा सा मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपका कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस हो जाए, जिससे कि आप सही तरीका से आंसर वहाँ पे चूज कर लीजिए, ठीक है। देखिए, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता है। जहां नहीं मिले तो प्रश्न में ही घेरा लगा दीजिएगा वहां, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर आप उल्टा पुल्टा कीजिएगा। इंगित नहीं करता है, प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता है। एक शिक्षक उत्साह के साथ सिखाता है, बिल्कुल उत्साह होना चाहिए आपके अंदर। एक शिक्षक अपने छात्रों में त्रुटि ढूंढता है, ये तो गलत है भाई, आप त्रुटि मत ढूंढिए। एक शिक्षक कक्षा नियंत्रण के परस्पर शिक्षण पर अधिक बल देता है, ये भी थोड़ा हद तक सही है, लेकिन शिक्षा नियंत्रण भी जरूरी है। शिक्षा का जो आप पढ़ाते हैं तो ये भी नियंत्रण जरूरी है, लेकिन चलिए, शिक्षा नियंत्रण से ज़्यादा पढ़ाने पे भी बल देना है। एक शिक्षक कोर्स पूरा करने के बजाय विषय को समझाने में रुचि रखता है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। प्रभावी शिक्षण में होता है कि आप विषय को समझाने पर विशेष रुचि रखते हैं। तो यह गलत एक ही हुआ, कौन सा गलत, एक शिक्षक अपने छात्रों में त्रुटि ढूंढता है, ये बिल्कुल नकारात्मक काम तो आपको करना ही नहीं, तो ये आपके प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करेगा। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, 66 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 66 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग बता सकते हैं, बना सकते हैं, और आंसर की जो है बना करके आप लोग दिया कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 67 आप लोग बनाइए, क्वेश्चन नंबर 67 अब बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 बना के बताइए क्या होगा। यदि कुछ छात्र परीक्षा में असफल होते हैं तो निम्नलिखित में से इसको किसकी त्रुटि मानना चाहिए। शिक्षक का, प्रधानाचार्य का, स्वयं छात्र का। इस बात का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, बताइए। अगर कोई विद्यार्थी असफल हो जाता है तो क्या वो शिक्षक के कारण असफल हो जाता है, प्रधानाचार्य के कारण, या स्वयं छात्र के कारण, या इस बात का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है, बताइए। सबसे उपयुक्त बताना है आपको। अगर आप शिक्षक का कारण बताते हैं तो अगर मान लीजिए शिक्षक क्लास में पढ़ाए और बच्चा पढ़े ही नहीं, छात्र पढ़े ही नहीं, तो क्या वो सफल होगा, नहीं होगा। तो शिक्षक का भी कारण हम क्यों मानेंगे बच्चा की असफलता का,
प्रधानाचार्य तो यह कोई मतलब ही नहीं है। स्वयं छात्र, हो सकता है छात्र पढ़ रहा है लेकिन शिक्षक उसको पढ़ाए ही नहीं या उसको गलत डायरेक्शन में पढ़ा दिया, तभी वो असफल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इस बात का आप सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं कि बच्चा जब असफल हुआ उसमें किसकी भूमिका है या किसकी त्रुटि है। शिक्षक की भी त्रुटि हो सकती है, नो डाउट, छात्र की भी त्रुटि हो सकती है, तो दोनों हो सकता है। तो या प्रधानाचार्य सही से व्यवस्था नहीं देगा स्कूल में तो उसका भी हो सकता है। तो इस बात को आप सामान्यीकरण नहीं कर सकते कि किसकी त्रुटि से बच्चा असफल हुआ। ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त इसका आंसर हो जाएगा 67 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 68 पे आते हैं। अच्छे से इसको पढ़िए। एक शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को कौन सा कदम उठाना चाहिए। जब छात्र का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा आपके तरफ, अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करें, बिल्कुल करना चाहिए कि आप कहीं गलत तरीका से ही तो नहीं पढ़ा रहे हैं, और आवश्यकता अनुसार सुधार करना, ये तो बिल्कुल सही है। पद से इस्तीफा, क्या आप बच्चा ध्यान आकर्षित नहीं होता है तो आप पद से इस्तीफा दे दीजिएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा तो भूल करके भी नहीं करना है, पद से इस्तीफा तो भूल करके भी नहीं देना है, चाहे जो समस्या आ जाए। ठीक है, टीचर बने हैं, पद से इस्तीफा क्यों दीजिएगा। कोई भी समस्या आए, इस्तीफा तो नहीं देना है, डट के रहना है, जो होगा देखा जाएगा। अपने विद्यार्थियों की, ये भी गलत है, त्रुटि तो ढूंढना ही नहीं चाहिए। आज्ञापूर्वक ध्यान देने के लिए कहना, ये भी नहीं है। जब आप अच्छा पढ़ा ही नहीं रहे तो आज्ञा करने से क्या होगा, बच्चा आप पे ध्यान थोड़ी देगा। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही। अपनी त्रुटि जो भी आपका पढ़ाने का तरीका है उसमें सुधार लाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 आप लोग बनाइए, क्या है इसका आंसर, पढ़िए और बना के बताइए। एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है। 69 का बताइए आंसर क्या है कार्य। निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना, कुछ हद तक सही है। छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना, ये सबसे ज़्यादा है। नैदानिक उपचारात्मक सहायता पर, ये भी सही है। बड़ों की आज्ञा मानने की प्रवृत्ति, ये भी थोड़ा बहुत सही कह सकते हैं। प्राथमिक कार्य लेकिन क्या होगा बताइए, 69 का बताइए तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त। ऐसे तो हमने बना ही दिया आपको, हाँ बिल्कुल सही है। यानी छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए उसको प्रेरित करना। छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए उसको क्या करना है, आपको प्रेरित करना। ठीक है, ये सबसे प्राथमिक कार्यों में से है शिक्षक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग खुद बनाइए। क्वेश्चन नंबर 70 आप लोग अब बना सकते हैं, आपके अंदर अब समझ विकसित हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन का हमने 69 क्वेश्चन का अभी तक हमने आपको करवा दिया है। अब आप लोग की समझ विकसित हो चुकी है, अब आप इजीली बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक असफल शिक्षक व्यवहार के आयाम को चित्रित करता है। असफल शिक्षक के व्यवहार को, छात्रों को सदैव प्रेरित करना, ये तो गलत है। असफल शिक्षक के व्यवहार आयाम को चित्रित करता है, ये नहीं है। अनुकूल और प्रगतिशील दृष्टिकोण, ये भी गलत है। छात्रों के प्रति उदासीन रवैया और पूर्ण रूप से दिनचर्या पर केंद्रित, ये सही है। समझ और सहानुभूति, ये गलत है। असफल शिक्षक व्यवहार बोल रहा है, सफल शिक्षक नहीं। तो इसीलिए छात्रों के प्रति जब उदासीन रवैया आप अपना रहे हैं, ठीक है, तो ये तो सबसे गलत बात है एक शिक्षक के लिए। ठीक है, आपको छात्रों के प्रति उदासीन नहीं रहना है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असफल शिक्षक का व्यवहार पूछ रहा है, सफल नहीं। इसीलिए छात्रों के प्रति जो उदासीन है वो असफल है, तो उसके आयाम को चित्रित करेगा। देखते हैं कि आप लोग बनाए थे कि नहीं। बिल्कुल 69 का चलिए 69 70 आप लोग बनाए ही नहीं, बनाया कीजिए। देखिए केवल सुन लीजिएगा, खुद दिमाग पे जोर नहीं दीजिएगा तो दिक्कत होगा।
कल मैं आपको जो है ना लगभग 100 क्वेश्चन भेजूंगा, इसी टाइप से कोशिश करूंगा कि स्पष्ट में हो। आप क्या कीजिएगा कि आंसर सबका खुद से बनाइएगा, मोबाइल से ही बैठ जाइएगा, एक का ए, दो का बी, या जो भी नंबर होगा सीरीज में 100 के बाद का होगा क्वेश्चन, 103-4 से होगा, तो उसको ABCD जो भी आंसर होगा वो लिख के रखिएगा। उसके बाद जब मैं शाम में क्लास लूँगा इसी टाइम पे लगभग, तो आप मिलाइएगा कि आपका थिंकिंग कैपेसिटी कितना बढ़ा है, ठीक है, और फिर जो कमियां होगी उसको सुधार लीजिएगा। 300-400 क्वेश्चन अगर कर लीजिएगा ना लगभग, तो आपकी समझ अच्छे से विकसित हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा एग्जाम में। आप इजीली, अब कई लोग थिंकर को लेके परे रहते, तो मैं बता देता हूं कि थिंकर वाला के चक्कर में मत रहिए। उसके लिए आप ना ही उतना याद कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट में कोई ना कोई थिंकर ने अपना एक अलग सिद्धांत दिया, आप उतना याद ही नहीं कर पाइएगा। तो जो संभव नहीं है उसके पीछे भागना ही नहीं है, जो बना सकते हैं अपने दिमाग से, ठीक है, कम मेहनत में उस पर विशेष फोकस कीजिए। इक्का दुक्का थिंकर के बारे में पूछ दिया तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, समझदारी उसी में है। आप हर हालत में 65+ लाने का प्रयास कीजिए। वो हो सकता है आप जीके जीएस सेक्शन से भी ला सकते हैं, हो सकता है आप इस सेक्शन में ही बेहतर कर लीजिएगा, इसी में आप 40-45 नंबर प्लस ले आइएगा, और ले आइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। केवल 65 आपको पुराना है, आप HM बन जाएंगे, मेरा बात याद रखिएगा। तो ज़्यादा आपको जो क्वेश्चन रटना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जहाँ से हम इजीली स्कोर कर सकते हैं उसको करना है। सिलेबस आप लोग देख ही रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे कंटेंट में सारे विषय को हमने पढ़ाया है, वो सारे वीडियो अवेलेबल है। मैथ पूछे जा रहे हैं तो मैथ पढ़िए, रीजनिंग पूछे जा रहे हैं तो रीजनिंग पढ़िए, जीके में कौन कौन सेक्शन पूछा जा रहा है वो पढ़िए, सारा आपके फोल्डर में इसीलिए हमने डाल रखा है। अब आप हमको कहिए कि आप हमको छांट के दीजिए, सब कुछ जब हम ही करके दे देंगे तो फिर आपका नहीं होगा। उतना चिंतन आप खुद कीजिए, उतना मेहनत तो आपको हम करवाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको खुद ढूंढना होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नेट से डाउनलोड कीजिए, उसको देखिए, एनालिसिस कीजिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस चैप्टर को आप खोजिए। हमारे जो कंटेंट में पढ़े हुए सब्जेक्ट वाइज वीडियो हैं, और उसको पढ़िए और देखिए कि क्या हमने उसको उसमें पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन एक अच्छे शिक्षक के संदर्भ में सही है? कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय का अवलोकन प्रदान करना चाहिए, ये भी सही है। अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, ये भी सही है। अपने विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ये भी बहुत सही है। तो देखिए, ये सब सही है। तो ये तो आपका आंसर जब उपरोक्त सभी दे ही दिया है, तो सबसे ज़्यादा वाला इसको ढूंढना ही नहीं है, सबसे उपरोक्त सभी इसमें मार के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए कौन सी वांछनीय उत्तरदायित्व है? ठीक है, नए शिक्षक के लिए, जो क्लास में नया शिक्षक जाता है उसके लिए पाठ्यक्रम में बदलाव करना। पाठ्यक्रम में आप क्यों बदलाव कीजिएगा भाई? मतभेदों के होते हुए साथी शिक्षक के साथ सहयोग करें, ये तो अलग बात हो गई। संस्थान की कार्य प्रणाली का, ये कुछ हद तक सही है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको उपयुक्त है। इनमें से कोई नहीं तो नहीं मारिएगा इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। एक नए शिक्षक के लिए कौन सा वांछनीय उत्तरदायित्व है? संस्थान की कार्य प्रणाली का आपको क्या करना है? अनुसरण करना है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करवाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का मुख्य कारण किस क्षेत्र से संबंधित है? जब शुरुआत में आप टीचर बनते हैं तो विफलता किस कारण से होगी? पारस्परिक संबंध, शाब्दिक क्षमता, शिक्षण का ज्ञान, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार। तो देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको उपयुक्त आंसर में मारना है। तो विफलता तभी आएगी आपके पास
पारस्परिक संबंध से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शाब्दिक क्षमता से थोड़ा बहुत पड़ता भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, शिक्षक की नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, हम पढ़ाने आ गए और हमको कुछ पता ही नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, हम पढ़ाने आ गए मैथ, हमको मैथ का आता ही नहीं है कुछ, तो कितना भी हम पारस्परिक संबंध आपसे बना ले, कितना भी शब्द की क्षमता बढ़ा ले, तो क्या हम आपको जो है पढ़ा पाएंगे और आप हमसे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। अगर हम खूब अच्छे शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हमारा आपके बीच में कोई संबंध भी पारस्परिक नहीं है, अगर हमारे पास नॉलेज है तो आप खुद जुड़ करके हमसे पढ़ने के लिए जुड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हमने आपको कुछ जो है संबंध पारस्परिक है, या हमने आपको फ़ोन करके बोला कि आप, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, आप जुड़ जाइए, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं ये करा रहा हूँ। तो आप हमारे नॉलेज पे गए, हमारे पढ़ाने के कौशल पे गए होंगे, या हम जो भी सिखाने का प्रयास कर रहे थे वो आप सीख ले रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है, ये तभी होगा जब हमारे पास नॉलेज होगा। तो शिक्षक का ज्ञान ही उसको सफल बनाता है। अगर विफल भी बनाएगा तो उसका ज्ञान, अगर शिक्षक का ज्ञान ही नहीं होगा तो विफल हो जाएगा, सिंपल सी बात। चलिए, निम्नलिखित में से किसको मुक्त प्रगति शिक्षा पर आधारित मिरम्बका स्कूल विचारधारा का प्रतिपादक कहा जाता है? मुक्त प्रगति शिक्षा, ठीक है, और मिरम्बका विचारधारा का प्रतिपादक किसको कहा जाता है? तो ये डायरेक्ट याद रखिएगा, श्री अरबिंदो को। मिरम्बका स्कूल विचारधारा, मुक्त प्रगति शिक्षा के जो प्रतिपादक हैं, ये सब सीधे याद रखिएगा, श्री अरबिंदो हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन है, तो श्री अरबिंदो हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन अलग है। मौखिक प्रवाह और संगठनात्मक क्षमता, ये कुछ हद तक सही भी है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, इसको कोई मतलब नहीं है। शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और कक्षा में समायोजित करने, ये सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। व्यवसायिक नैतिकता और क्षमता, ये आपका उतना सही नहीं है। ये भी सही है लेकिन उतना सही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अपने आप जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप लग जाएगा ये सबसे ज़्यादा सही है। तो उसमें क्या कीजिए, थोड़ा बड़ा टिक लगाइएगा एग्जाम में, तब जा करके देखिए। इसमें क्या होता है कि आपको सब लगेगा सही है, लेकिन सबसे जो बेहतर होगा सही वो मारना होता है। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जो ये बात समझ जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड में 40 प्लस ले आएंगे, 40-45 प्लस आप इजीली कर लीजिए। और उधर जो है 75 में 20-25 नंबर भी लाए कि HM बन के जो है बैठ जाइएगा मेन चेयर पे स्कूल में। ठीक है, और बैठ ही जाइएगा, टेंशन नहीं लीजिए। हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, मैं पहले ही बता दिया हूँ, सक्षमता में भी बोला था 100% रिजल्ट पहले ही। हमने तो बोला था पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। और आपको पता होगा एग्ज़ाम बहुत, जब शुरू में फॉर्म निकला था उसी समय मैंने बोल दिया था, और बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे थे, उनको भी हमने कहा जुड़ने की भी आवश्यकता नहीं है आपको। आप चुपचाप शांति से यूट्यूब पे जो वीडियो पड़े हैं उसको देख लीजिएगा, मन करे तब, नहीं भी कीजिएगा तब भी आप सफल हो जाइए। बहुत सारे लोग बाद में फ़ोन किए, सर आप बिल्कुल सही बोले। देखिए, एक अनुभव होता है कि किस एग्ज़ाम का क्या लेवल होता है, और ख़ास करके बिहार में कौन सा एग्ज़ाम कितने लेवल का होने वाला है। क्योंकि 10 वर्ष से हम लोग भी इसी फील्ड में हैं, तो पता है कि कौन सा एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा और कितना कट ऑफ जाएगा और कितना आपको पढ़ाई करनी है, ये सब हम लोग पहले से ही पता रहता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप हेड मास्टर तो बन ही जाइएगा, बस थोड़ा बहुत जो भी है थोड़ा देखिएगा। सक्षमता नहीं है ये, HM में थोड़ा सा कंपटीशन होगा, लेकिन डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सारा वीडियो देख लीजिएगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड का भी जो पढ़ा रहे हैं 110% रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट आने के बाद फिर आप कॉल कीजिएगा। ज़्यादा लोग तो नहीं जुड़े HM से, और HM के लिए प्रॉपर हमने कोई एडवर्टाइज और कोई क्लास के लिए मैं एडवर्टाइज करता भी नहीं हूँ। ठीक है,
जो ही लोग जुड़ते हैं, 2 4 5 10 20 50 जो भी जुड़ना होता है जुड़ गए, अपने मन से जुड़ गए, और जो जुड़ते हैं उनको सफलता मिल ही जाती है। आप लोग भी जुड़े, निश्चित रूप से सफल होइएगा, इस बात की गारंटी है। बस अच्छे से सारा वीडियो मैथ उथ भी देख के जाइएगा। चलिए, निम्नलिखित में से उच्च शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक के लिए खाली समय में करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? क्या कीजिएगा? खाली समय बैठे रहिएगा, शिक्षा कक्ष में आराम कीजिएगा, सोइएगा? गलत। पुस्तकालय में पत्रिकाएं पढ़ना, ये थोड़ा बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन बैठने का टाइम आपको प्रशासनिक कर्मचारियों से बातचीत कीजिए, भाई ये काम क्यों कीजिए। अनुसंधान, हाँ आप रिसर्च कर सकते हैं कुछ, ठीक है, कुछ टॉपिक पे अगर आप खाली टाइम बैठे हैं तो अनुसंधान कीजिए उस शिक्षा में। अगर आप हायर एजुकेशन वाले हैं तो आपको ये करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, किताब लिखने चाहिए बैठ के जब टाइम मिले तो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, सबसे उपयुक्त ये है। अब आते हैं क्वेश्चन का जो है पाठ्यक्रम, सिलेबस। देखिए, पाठचर्या और पाठ्यक्रम का अंतर हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। पाठ्यक्रम का मतलब होता है सिलेबस, ठीक है, कोई प्रॉपर विषय का क्या क्या, किस क्लास के बच्चों को क्या क्या उस चैप्टर में, उस विषय में पढ़ाना है। तो टायलर मॉडल के अनुसार पाठ्यक्रम के कौन कौन से घटक होने हैं, क्या क्या घटक है वो यहाँ पे आपको, तो उद्देश्य, विषय सामग्री, शिक्षण, मूल्यांकन। देखिए, सबसे पहले उद्देश्य तो होना ही चाहिए, उसके बाद शैक्षिक अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। आपका अनुभव होना चाहिए कि किस लेवल के बच्चे को कितना पढ़ाना है, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद अनुभव का प्रभावी संगठन भी होना चाहिए और लक्ष्य का सत्यापन भी होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य पाठ सामग्री को व्यवस्थित का परीक्षण नहीं, विषय सामग्री शिक्षण अधिगम नहीं। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 77 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। टायलर मॉडल यही है, पाठ्यक्रम के लिए मुख्य घटक यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनुभवी शिक्षकों को एक विषय पर विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक विषय पर विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे इसकी सहायता के बिना अधिक प्रभावी ढंग से सिखा सकते। ये थोड़ा हो सकता है, छोटा सा टिक लगाएंगे। कक्षा में सिर्फ कुछ ही जिज्ञासु छात्र होते हैं, ये इससे कोई मतलब नहीं है। शिक्षकों को छात्रों से इस प्रकार की चुनौतियों की संभावना कम होती है, ये भी गलत है। जैसे वे अनुभव से विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं, वे इसका संक्षिप्त प्रारूप तैयार कर सकते हैं। हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात है कि उसको विस्तृत योजना बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, चूँकि अनुभव हो जाता है उनको उस चैप्टर को पढ़ाने का, उस विषय को पढ़ाने का, तो वो संक्षिप्त प्रारूप तैयार कर लेते हैं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, मेन थीम क्या है, वो अपना पढ़ा करके चले जाएंगे। वो विस्तृत रूप से योजना उनको बनाने की आवश्यकता नहीं होती, चूँकि पढ़ाते पढ़ाते वो अभ्यस्त रहते हैं, तो उनको योजना बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अनुभवी शिक्षक जो हो जाते। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षणों को दर्शाता? आदर्श शिक्षक, आदर्शवादी शिक्षक का विशेष लक्षण क्या हो सकता है बताइए? कक्षा में पाठ्यक्रम को पूरा करवाता है। आदर्श से इसको मतलब नहीं है, थोड़ा छोटा सा टिक लगाते हैं। अधिगम में छात्रों की सहायता करना, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करना, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सही है। यह एक कठोर अनुशासन, ये गलत। तो सबसे ज़्यादा टिक बड़ा कहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है बताइए? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक। अपने आप जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप आपका जो है आंसर आप ढूंढने लगेंगे उस चीज़ का, ठीक है, अपने आप आपको दिखाई दे देगा। निम्नलिखित में से किन कारणों की वजह से शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से घिर चुका है? व्यक्ति परक व्याख्या, ये भी हो सकता है। समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव, ये भी सही है।
अच्छी शिक्षण विधियों का अभाव, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, अच्छी शिक्षण विधियाँ तो हैं ही। ठीक है, व्यक्तिपरक व्याख्या, संघर्ष समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या है शिक्षण में। शोध और जो जांच है वो सही से नहीं होता है, जो भ्रांतियां फैली है, ठीक है, वो निदान नहीं हो पाता है क्योंकि वैज्ञानिक जांच का अभाव है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से एक शिक्षक को पाठ योजना के परिचयात्मक अंश में छात्रों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। असाइनमेंट, थोड़ा सा अभिक्षमता विकसित करना, ध्यान आकर्षित करना, कौशल विकसित करना। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग जो पाठ योजना के परिचयात्मक अंश में छात्रों से अपेक्षा क्या है कि ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, बच्चों का ध्यान आकर्षित हो सके, ये परिचय देने का मुख्य उद्देश्य यही होता है। आप अगर क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उस टॉपिक का परिचय देते हैं जिससे बच्चे का ध्यान आकर्षित हो जाता है। ठीक है, प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। जानकारी प्रदान करना, एक नई पाठ्य पुस्तक को विकसित करना, छात्रों को मार्गदर्शन करना, शिक्षण में इंटरनेट का प्रयोग करना। भविष्य में एक शिक्षक प्रौद्योगिकी ICT आपको पता होगा कि अब हर एक विद्यालय में ICT लैब भी है। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी का विकास को ध्यान में रख के शिक्षक को क्या करना है, तो मेन रूप से शिक्षकों को क्या करना है कि मार्गदर्शन करना। छात्रों का क्या करना है, मार्गदर्शन करना है। बच्चे खुद खोज लेंगे उस चीज़, तो आपको केवल उसको डायरेक्शन देते रहना है, कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम स्तर नहीं है। आपको हमने बताया था स्मृति स्तर होता है, बोध स्तर होता है, चिंतनशील स्तर होता है, विभेदन स्तर नहीं होता है। विभेदन स्तर होता है, नहीं होता है। तो शिक्षण अधिगम का विभेदन स्तर नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 83 का ए। ठीक है, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किए गए ब्लूम वर्गीकरण में विभिन्न ज्ञान क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक, देखिए संज्ञानात्मक मतलब होता है जानकारी, नॉलेज, जानना, ज्ञान क्षेत्र के विषय में क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ज्ञान के क्षेत्र के विकास में जो है यहाँ पे क्या आएगा, भावनाएं, कौशल, मेन है थिंकिंग। अगर आपका थिंकिंग डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो संज्ञानात्मक है। भावनाएं एक अलग चीज़ है। तो संज्ञानात्मक ज्ञान से संबंधित है, नॉलेज जानकारी से है। तो कौन सा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के विषय में आएगा, तो विचार, आपका जो थिंकिंग है, विचार है, वो यहाँ पे संज्ञानात्मक बोध करवाएगा आपको। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस महापुरुष एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया। एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, तो याद रखिएगा श्री अरबिंदो के द्वारा। किसके द्वारा एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है, तो श्री अरबिंदो। 85 का आंसर हो जाएगा आपका ए। शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है। चलिए, ये तो सामान्य क्वेश्चन। अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति से, ये भी सही है। स्कूलों में भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवा के, ये भी सही है। परीक्षा प्रणाली में सुधार करके, ये भी सही है। स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध करवा के, ये भी सही है। अब देखिए इसमें सब सही है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा सही कौन सा है। देखिए ये सब तभी काम कर सकता है जब अच्छे शिक्षक होंगे स्कूल में। ठीक है, खाली भौतिक सुविधा देने से, बेंच टेबल कुर्सी लगाने से क्या हो जाएगा, परीक्षा में सुधार करने से क्या हो जाएगा, कंप्यूटर उपलब्ध कराने से क्या हो जाएगा। जब अच्छे शिक्षक ही नहीं रहेंगे
तो कैसे काम होगा? तो सबसे ज़रूरी है कि शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए अच्छे शिक्षक की नियुक्ति करने से, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्नलिखित में से आज के शिक्षक को कक्षा शिक्षण को प्रभावी ढंग से समायोजित करने के लिए किस कौशल की आवश्यकता है? प्रभावी ढंग से समायोजित करने के लिए किस कौशल? प्रौद्योगिकी का ज्ञान, शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ये भी सही है। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान, शिक्षण सामग्री में दक्षता। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, अगर आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान है लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई में, तो फिर वो कोई काम का नहीं है, तो ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता। शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ये सबसे उचित है। यहाँ पे शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान, क्या नीड है, ये भी जरूरी है। और शिक्षण सामग्री क्या क्या लगेगा उसमें दक्षता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल टेक्नोलॉजी का ज्ञान से मतलब नहीं है, आप उस टेक्नोलॉजी का उपयोग बच्चों को पढ़ाने में किस प्रकार से कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, एक शिक्षक का मूल कर्तव्य क्या है? छात्रों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना, सही है। छात्रों के भौतिक स्तर में सुधार, ये गलत है। छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना, ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा सही है। छात्रों में मूल्य प्रणाली को आत्मसात, ये गलत। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो सबसे बड़ा टिक इसी में लगाया हमने, छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना, इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे शिक्षक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है? समय पालन, सत्यवादिता। देखिए, सबसे अधिक महत्वपूर्ण बोला, ये तो सही है, छोटा टिक। सामग्री में श्रेष्ठता प्राप्त, ये भी सही है। सामग्री में श्रेष्ठता प्रतिक्रिया से, ये भी सही। सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? तो देखिए, प्रतिक्रियाशील यहाँ पे उतना उपयुक्त नहीं है जितना कि सामाजिक वृत्ति उसके अंदर होगा। सामग्री में श्रेष्ठता तो होना ही चाहिए, ठीक है, साथ साथ सामाजिकता भी उस शिक्षक में होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि वो समाज के पहलुओं को देख करके, समाज को ले करके बच्चों को जो सोशलिज्म है, सामाजिकता है, उसको भी ध्यान में रखता है, भेदभाव नहीं करता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक शिक्षक का शिक्षण संस्था में समायोजन का प्राथमिक दायित्व निम्नलिखित में से किसका बनता है? छात्र का, प्रधानाचार्य का, स्वयं शिक्षक का, समुदाय का। एक शिक्षक का शिक्षण संस्था में समायोजन, ठीक है, किस प्रकार से शिक्षण संस्था में शिक्षक घुल मिल जाए, वो किसका दायित्व है? ठीक है, तो देखिए, शिक्षण संस्था में घुलना मिलना, समायोजित होना, वो स्वयं शिक्षक का टास्क है, उसका खुद का दायित्व है किस प्रकार से वो शिक्षण संस्था में अपने आप को समायोजित करे। समायोजित मतलब समझ ही रहे, अपने आप को ढाल ले स्कूल के अनुसार, ये स्वयं शिक्षक का कार्य। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पाठ्यक्रम पाठचर्या का एक संलग्नक है। देखिए आप, कौन सा कथन क्या बोल रहा है यहाँ पे? सत्य है। ठीक है, तो देखिए, पाठ्यक्रम पाठचर्या के अंदर होता है, पाठचर्या के अंदर पाठ्यक्रम जरूर होता है, क्योंकि ये ओवरऑल है। पाठचर्या क्या है? पाठ्यक्रम का ही, पाठ्यक्रम इसका पार्ट हो जाता है, सिलेबस, और आपका जो पूरा जो आपको क्या क्या, जैसे आपके क्लास में एसएसटी पढ़ाया गया, बायोलॉजी पढ़ाया गया, साइंस पढ़ाए गए, मैथ पढ़ाए गए, तो वो सब मिला के पाठ्यक्रम के रूप में आ जाता है, पाठचर्या में आ जाता है। पाठ्यक्रम में एक प्रॉपर सब्जेक्ट का हो जाता है, प्रॉपर क्लास का हो जाता है, तो ये इसका संलग्नक है, ये सही है। पाठचर्या सभी शिक्षण संस्थाओं में एक ही, ये गलत है।
पाठचर्या में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होते हैं, ये भी गलत है। पाठचर्या में मूल्यांकन विधियाँ सम्मिलित, ये भी गलत है। पाठचर्या में मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है, ये सब सम्मिलित, ठीक है, ये सब आपका गलत है। तो पाठ्यक्रम पाठचर्या एक संलग्नक होता है, ठीक है, आपको हमने बताया था पिछले क्लास में। एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? विषय का अच्छा अगर ये तो होना चाहिए, अच्छा संचार ये भी होना चाहिए, छात्रों के कल्याण के प्रति चिंतित होना, ये चिंता करने से क्या होगा, प्रभावी नेतृत्व के गुण ये भी होना चाहिए, ठीक है। प्रभावी नेतृत्व करता यहाँ पे उतना सही नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा है इसके ऑप्शन के अनुसार सबसे बड़ा टिक विषय का अच्छा ज्ञान होना ही, ठीक है, महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। एक संसाधन शिक्षक रिसोर्स टीचर के शिक्षण में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? विकलांग बच्चों की पहचान और उनका, ये गलत है। सामान्य लोगों, माता पिता और मित्र समूह को समय, ये भी गलत है। संसाधन कक्ष की स्थापना और सहायक उपकरणों की आपूर्ति, शिक्षण के साथ पाठ्यक्रम की गतिविधियाँ, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होता है, ठीक है। शिक्षण के साथ पाठ्यक्रम की जो गतिविधियाँ हैं वो महत्वपूर्ण चुनौती होता है एक रिसोर्स टीचर। राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, जो नेशनल जो टीचर का जो रिसर्च के लिए और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो याद रखिएगा, ये याद करने वाला क्वेश्चन है 1961 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1961 में हुई है। कब हुई है? तो 1961 में। अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा उपयुक्त कर्म नहीं है? कौन सा उपयुक्त कर्म नहीं है, ठीक है। अधिगम में क्या नहीं होता है क्रम में, ये आपको ढूंढना है, मतलब लर्निंग आप करवाते हैं उसमें क्या नहीं है, ठीक है। अभिप्रेरणा, अनुक्रिया, बाधा, कौन उपयुक्त क्रम में नहीं है? अभिप्रेरणा, बाधा, अनुक्रिया, ये सही है। लक्ष्य जो है ये उपयुक्त क्रम में यहाँ पे नहीं सजा हुआ है, ठीक है। सबसे लास्ट आपका लक्ष्य नहीं होता है, लक्ष्य शुरुआत में ही आता है। बच्चे की सृजनात्मकता के लिए सबसे बड़ा बाधक कौन सा है? वयस्क व्यक्ति के आदर्शों तथा वयस्कों के मानकों का अनुपालन, प्रबल आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने में वयस्कों की असफलता, पूर्णत्व प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयास करने में बच्चे की अनिच्छा, बच्चे का जल्द हतोत्साहित हो जाना और किसी पर ध्यान नहीं टिका पाना, ये सृजनात्मकता का सबसे बड़ा बाधक। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो जब कोई शिक्षक या वयस्क उसको सही ढंग से प्रेरणा नहीं देगा पढ़ाई के लिए, अध्ययन की रुचि के लिए, तब तक वो अच्छे से सृजन नहीं करेगा। तो आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने में वयस्क की असफलता ये सबसे बड़ा बाधक तत्व है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सबसे ज़्यादा जो है उपयुक्त इसका यही होगा। शिष्य केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, शिष्य मतलब छात्र केंद्रित, शिष्य द्वारा पसंद की जाने वाली शिक्षा, शिष्यों तथा शिक्षक दोनों द्वारा पसंद की जाने वाली शिक्षा, शिष्यों की आवश्यकता और आकांक्षाओं के अनुकूल शिक्षा, ये बिल्कुल सही है। छात्र केंद्रित शिक्षा क्या है? जो छात्र की आवश्यकता और आकांक्षाओं के अनुकूल की शिक्षा ही छात्र केंद्रित शिक्षा होती है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए मिलाना है दृष्टिकोण और लक्षण, भाषा विकास, ठीक है। देखिए शारीरिक विकास, बालक चल सकता है, ये क्या है? शारीरिक विकास है। एक भी मिला के पहले देख ले तो ऑप्शन डी का एक कोई दिया है। भाषा विकास जब वार्तालाप कर ले अच्छे से, ये हो गया। अपनी संगी कौशल साथियों के साथ वार्तालाप कर ले। संज्ञानात्मक बालक प्रश्न पूछने लग जाता है, ये हो जाएगा। निर्णय लेने का, निर्णय लेने का बालक चल से अभिभावक बच्चे की सोच संबंधी आदतों को दृष्टि रखते हैं। बालक अन्य बच्चों पे आक्रामक हो जाएगा तो निर्णय है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि डी का एक ऑप्शन कहाँ दिख रहा है। 2-3 भी मिल गया। डी का एक कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो एक भी मिल गया तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ए का 3 ठीक है, बी का 4 ये भी ठीक है, सी का 5 निर्णय लेने का, बालक शर्माने लग जाता है। ठीक है, और बाकी सब सही था। ठीक है, एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन था निर्णय लेने का, तो बालक शर्माने लग जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लक्षण निर्णय लेने का है कि बालक शर्माने लगना। बाकी आपका सारे ऑप्शन सही मिलाए गए थे, तो आप कोई जरूरी नहीं 4 में चारों मिलाइए, 2-3 भी अगर आप मिला लिए सही से तो आप आंसर वहाँ पे टिक कर लीजिए सही से। चलिए 100 नंबर पे आते हैं, 99 पे आते हैं। मूल पाठचर्या किस पर बल नहीं देता? प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं पर, समस्या समाधान पर, विषय वस्तु को सुपरिभाषित पिंड, विभिन्न विषय वस्तु का एकीकरण। ठीक है, तो मूल पाठचर्या जो होता है प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं पे, देखिए समस्या समाधान पर जो है वो बल नहीं देता है पाठचर्या। ठीक है, समस्या समाधान खुद जो है छात्रों को करना होता है और शिक्षकों की मदद से। पाठचर्या में आपको समस्या समाधान पे बल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो कार्य शिक्षकों और छात्रों का खुद का करना है। क्रियात्मक पाठचर्या के अभिकल्प में रुचि रखने वाले पाठचर्या निम्नलिखित में से किसकी समझ की आवश्यकता है? ठीक है, शिक्षा दर्शन, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षकीय प्रक्रियाएं। तो देखिए क्रियात्मक पाठचर्या जो एक्टिविटी आपको दिया जाता है करने के लिए विद्यालय में बच्चों को, तो उसके शिक्षा दर्शन भी है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी है और शिक्षकीय प्रक्रियाएं भी है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मूल पाठचर्या में क्या होता है? ऐसे विषय वस्तु जिससे बच्चे स्कूल में अनिवार्यता सीखें। ये बिल्कुल मूल पाठचर्या में यही होता है, अनिवार्य रूप से सीखना है। तो मूल पाठचर्या क्या होता है? ऐसे विषय वस्तु जिसे बच्चे स्कूल में अनिवार्यता सीखें, तो वो मूल पाठचर्या का पाठ हो गया। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की क्रियान्विति की जिम्मेदारी प्रत्यक्षता है किसकी है? अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम। ठीक है, जो टीचर का जो शिक्षा होता है उसका पाठ्यक्रम को कौन जो है क्रियान्वित करता है? तो याद रखिएगा NCTE करता है वो। ठीक है, कौन करता है? तो NCTE करता है। NCERT किताब बनाता है पाठ्यक्रम, लेकिन शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम NCTE बनाता है। ठीक है, तो टोटल 102 क्वेश्चन हमने अभी आपको करवाए, जो कि शिक्षण विधियां और शिक्षण विधि से संबंधित टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे। लगभग 400 क्वेश्चन में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का करवा दूंगा। उम्मीद कीजिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन यही सब सेक्शन से रहेंगे और आप बना ही लेंगे, परेशान नहीं होना है। बस वीडियो को ज़रूर आपको देखते रहना है बार बार। ठीक है, और ऑलरेडी जो कंटेंट में वीडियो पड़े हुए हैं पहले से, वो सब भी ज़रूर देखिएगा। नई शिक्षा नीति अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।